हेलो। आपने इस वीडियो को खोला है, निश्चित ही आप कक्षा 7 के विद्यार्थी हैं। गणित प्रकाश की पुस्तक है मेरे पास और चलते हैं इसके चैप्टर नंबर 3 पर। 2 पार्ट ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ। आज तीसरी इकाई है सांख्यिकी की। इस पर चलते हैं और इसमें हम लोग क्या क्या सीखेंगे वो सब यहाँ पे दिया हुआ है। और इस वीडियो के अंतर्गत ये अभ्यास 3A है, इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। और इसमें एक ये पेज है और दूसरा ये पूरा पेज है जिसके अंतर्गत 6 सवाल दिए गए हैं। और मेरी कोशिश है कि आप इन 6 सवाल को बिना किसी टीचर की मदद के आप खुद कर सको। मेरे वीडियो देखने के बाद, मेरे वीडियो को देखने के बाद इन सभी सवाल को आप आसानी से कर सको। लेकिन इस अभ्यास 3A को अपने आप करने के लिए आपको मुझे थोड़ा सा 10 मिनट का समय देना होगा, क्योंकि किसी भी काम को करने से पहले उसको समझना जरूरी होता है। अगर हमें डायरेक्ट अभ्यास करा दूं तो वो एक बार तो आपकी समझ आ जाएगा, लेकिन आप भूल जाएंगे कि वो क्यों हुआ। तो थोड़ा सा आप मेरे साथ बने रहिए। जो मेरे वीडियो पर नए हैं वो वीडियो को मात्र 10 मिनट लगातार देखते रहेंगे तो उनकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। किसी दूसरे वीडियो तक, किसी दूसरे टीचर तक आपको जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो चलिए आज इस चैप्टर के अंतर्गत क्या क्या सीखेंगे हम। पाई चार्ट, वृत्तारेख की अवधारणा का निरूपण करना, आंकड़ों को केंद्रीकृत प्रवृत्ति और उसके प्रकार, समांतर माध्य की गणना जब बारंबारता नहीं दी गई हो, समांतर माध्य ज्ञात करना जब पदों की बारंबारता दी गई हो। अभी हो सकता है ये चारों लाइन आपकी समझ में ना आई हो, लेकिन आप 10 मिनट मेरे साथ बने रहिएगा, फिर आपको सब कुछ समझ आएगा। ये जो अभ्यास से पहले कुछ दिया होता है मैटर 2-3 पेज का, इसको जरूर पढ़ना समझना चाहिए। अगर हम इसको अच्छी तरह पढ़ते समझते हैं तो अभ्यास करना बहुत आसान हो जाता है। तो देखिए, बोरिंग मत समझना, बहुत आसान बना दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद प्रश्नावली को आप आसानी से कर सकेंगे। यहाँ पे दिया जा रहा है भूमिका। भूमिका का मतलब है जो पहले हमने कुछ कर रखा है, पढ़ रखा है, उसके लिए। तो पिछली कक्षा में पढ़ा है कि निश्चित उद्देश्य से जो संख्यात्मक तथ्य एकत्रित किए जाते हैं उनको आंकड़े कहा जाता है। तो अब एक ये सवाल आपका हो गया कि आंकड़े क्या होते हैं, कि जो किसी निश्चित उद्देश्य से संख्यात्मक तथ्य एकत्रित किए जाते हैं वो आंकड़े कहलाते हैं। आपने अव्यवस्थित आंकड़ों को व्यवस्थित करना, जो बिखरे हुए आंकड़े थे, बिखरे हुए तथ्य थे, उनको व्यवस्थित किया। बारंबारता की सारणी बनाई, कब? 6 क्लास में। अवर्गीकृत आंकड़ों के चित्रीय निरूपण किया, पिक्टोग्राफ, चित्रारेख बनाया। बार ग्राफ, दंडारेख बनाना सीख लिया। और अब इस इकाई में हम लोग अवर्गीकृत आंकड़ों के पाई चार्ट की अवधारणा, निरूपण, केंद्रीय प्रवृत्तियां, अवर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य और बारंबारता ज्ञात होने पर समांतर माध्य का अध्ययन करेंगे। ये बात है कि पहले आपने क्या सीख रखा है, अब आगे क्या सीखेंगे। अभी मुझे पता है आपकी कुछ समझ नहीं आया होगा, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, फिर सब कुछ समझ आने लग जाएगा। देखिएगा, अब आता है यहां से जो पाई चार्ट होता है, इसको पाई ग्राफ भी कहते हैं, वृत्तारेख कहते हैं, कि अवधारणा और इसका निरूपण। ये होता क्या है, आगे सब सवाल में ये सब मदद करेंगे, इसलिए मैं इसको पढ़ा रहा हूं। वरना सीधा 3A प्रश्नावली डाल के और आपको सब समझा दिया जाएगा। 6 सवाल 6 मिनट में, इसीलिए तो 6-6, 10-10 मिनट के वीडियो आप देख लेते हैं। मेरा वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन आपको ऐसे समझा दिया जाएगा कि फिर आप कहीं भटकेंगे नहीं और आपको सब चीज समझ आएगी। आंकड़ों को वृत्तारेख या पाई ग्राफ द्वारा निरूपित भी एक सशक्त माध्यम है। इस प्रकार के प्रदर्शन में आंकड़ों को किसी वृत्त के त्रिज्यखंड मतलब सेक्टर्स के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। आपने समाचार पत्रों में वृत्तीय रूप में निरूपण आंकड़ों को निम्नलिखित प्रकार से देखा होगा। टेलीविजन देखते हैं, वहां पर कुछ इस तरह से आता है, तो ये इस तरह से। तो ये होते क्या हैं, इनको भी समझो। ये सब रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाली चीजें हैं। अभी आप 7th क्लास में, 8th में, 9th में आएंगे, बेस अभी से तैयार हो जाएगा तो आगे वाले चैप्टर सभी आसान हो जाएंगे। तो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये पूरा समूचा है और इसमें से ये राजनीतिक पार्टी है इतनी, ये गैर राजनीतिक पार्टी है, ये क्षेत्रीय पार्टी, निर्दलीय पार्टी और अन्य पार्टी। तो ये इस तरह से पाई ग्राफ से पता चल रहा है कि ये पार्टी सबसे बड़ी है, ये पार्टी सबसे छोटी है, ये पार्टी इधर छोटी छोटी है, ये इतनी है।
दूसरा जो पाई चार्ट दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है यहां से यहां तक पुरुष हैं, यहां से यहां तक स्त्रियां हैं और यहां से यहां तक बच्चे हैं। तो इनमें पुरुष कितने पढ़े लिखे हैं, साक्षर हैं इतने, निरक्षर हैं इतने, और स्त्रियां कितनी साक्षर हैं इतनी और इतनी। यहाँ पे कोई अंक नहीं दिए गए हैं, इनकी डिटेल हम अभी आगे करेंगे। बस एक बार ये समझिए कि ये इस तरह से होता है। चलिए आगे आगे देखते हैं कि ये निरूपण वृत्त आरेख, ये निरूपण वृत्त आरेख कहलाता है। वृत्त आरेख संपूर्ण और उसके भागों से संबंध दर्शाता है। संपूर्ण वृत्त को त्रिज्य खंडों में विभाजित करते हैं। पूरा वृत्त है और इसके ये जो है ये त्रिज्य खंड हैं, त्रिज्य खंडों में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक त्रिज्य खंड की माप और उसके द्वारा निरूपित सूचना के समानुपाती होती हैं। जो इसकी माप होगी वो त्रिज्य खंड के समानुपात में कहीं न कहीं एक पैमाने के अनुसार होगी। वृत्त आरेख पाई चार्ट भी कहलाता है। वृत्त आरेख को पाई चार्ट भी कहेंगे। अब देखिए इस चित्र में एक बच्चे के द्वारा एक दिन में विभिन्न क्रियाकलापों में व्यतीत किया गया समय वृत्तारेख द्वारा दिखाया गया है। तो उस बच्चे ने देखो 8 घंटा सोने में बिताए, 6 घंटे स्कूल गया, 3 घंटे गृह कार्य किया और 3 घंटे पढ़ाई की और 4 घंटे मनोरंजन और अन्य काम किए। तो ये पूरा उसके 24 घंटे का हिसाब किताब है इसके अंतर्गत। अब आप चार्ट देख के दे सकते हैं कि सबसे ज्यादा टाइम कहाँ दिया, नींद में, सोने में 8 घंटे, उससे कम 6 घंटे स्कूल में, और सबसे कम टाइम कहाँ लगाया उसको पढ़ाई में और गृह कार्य करने में, और मनोरंजन अन्य कार्य उसके 4 घंटे में है। इससे ये स्पष्ट हो जाता है। अब देखिए आगे इससे क्या होता है। बहुत सारे छोटे छोटे वीडियो देख के आप देखने लग जाते हैं कि ये अभ्यास तो केवल 5 मिनट में किसी ने करा दिया है, लेकिन वो फिर समझ नहीं आता, दिक्कत रह जाती है। तो आज उस सारी समस्या का समाधान करेंगे और आपको इस लायक बना देंगे कि आप अपने आप किसी दूसरे को पढ़ा सकें। जैसे आप 7th क्लास के हैं तो 6th क्लास के बच्चे को आप पढ़ा सकें। प्रस्तुत आरेख में बच्चे द्वारा स्कूल में व्यतीत किए गए समय घंटों को त्रिज्य खंड का अनुपातिक भाग क्या करेंगे। स्कूल में घंटों की संख्या कितनी थी, अभी स्कूल में घंटों की संख्या ये 6 घंटे हैं, और इसके बाद देखिए 6 घंटे थे और टोटल समय कितना है हमारे पास 24 घंटे। तो 6 से 24 को डिवाइड किया तो 1/4 आ गया। मतलब दिन का 24 घंटे का 1/4 हिस्सा बच्चे ने स्कूल में बिताया। इससे ये पता लगा। दूसरी लाइन देखिएगा, ये कह रहा है इसलिए त्रिज्यखंड को पूरे वृत्त का 1/4 भाग के रूप में खींचा गया। इस प्रकार सोने की क्रिया में कितना समय लगा था, निद्रा में व्यतीत घंटों की संख्या पूरा दिन 8 घंटे और 24 घंटे, इसका मतलब 1/3 दिन का तिहाई भाग उसने सोने में बिताया। अब मुझे उम्मीद है कुछ हल्का फुल्का समझ आ रहा होगा आपको, अभी और आएगा। इस त्रिज्य खंड को पूरे वृत्त का 1/3 भाग के रूप में दिखाया गया है। इस प्रकार अन्य त्रिज्य खंडों के माप ज्ञात किए जा सकते हैं। सभी क्रियाकलापों की भिन्नों को जोड़ने पर आप देखते हैं कि एक योग प्राप्त होता है। ये इतनी सारी भूमिका जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ताकि आप उस अभ्यास को खुद हल कर सको घर पे बैठ के, इसलिए ये सब कुछ पढ़ाना जरूरी है। ये किताब में दिया हुआ है, सब विद्वानों के द्वारा लिखी गई किताबें हैं, इनको पढ़ना समझना चाहिए। इनको छोड़ देते हैं इसीलिए समझ नहीं आता है। अब देखिए इस पाई आरेख के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। मनोरंजन कितना है दर 55%, ज्ञानप्रद 5%, खेल 15%, समाचार 25%। एक टीवी चैनल पर दिखाए जाने वाले कार्यक्रम है। इस तरह से आता है। अब कुछ आप प्रश्नों के उत्तर देंगे। देखिएगा यहां से किस प्रकार के कार्यक्रम सबसे अधिक देखे जाते हैं। तो आप यहां देख रहे हैं कि मनोरंजन वाले कितने 55%, मनोरंजन 55%, 55%। किस प्रकार के कार्यक्रम सबसे कम देखे जाते हैं, ये ज्ञानप्रद होते हैं और ये 5%, क्योंकि ये सबसे कम वाला है। सबसे छोटा खाना है, ये सबसे बड़ा खाना है। समाचार देखने वाले दर्शकों का प्रतिशत कितना है, समाचार वाले 25%। मनोरंजन कार्यक्रम के अतिरिक्त अन्य कार्यक्रम देखने वाले दर्शकों का कुल प्रतिशत कितना है, मनोरंजन के अलावा कितने हैं ये, मनोरंजन के अलावा ये जो आता है ये कितना आ रहा है, 5 और 15 20 और 25 45, तो 45%।
ठीक, ये क्लियर हो गया होगा मुझे उम्मीद है। अब मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ जरूर समझ में आ रहा है और आप वीडियो में इंटरेस्ट ले रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। अपनी किताब को बाद में देख लेना, पहले वीडियो को देखते रहिएगा। अब क्रियाकलाप एक और आता है, उसमें देखते हैं कि वार्षिक परीक्षा में अलका ने हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान में प्राप्त अंकों को निम्नलिखित पाई चार्ट पर दर्शाया है। 540 अंक प्राप्त किए हैं सब कुल उसने। तो अग्रलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब अलका ने 105 अंक किस विषय में प्राप्त किए हैं? अब 105 अंक उसने कहाँ प्राप्त किए हैं? तो ये जो पाई चार्ट बनाया गया है कि 90 अंश, 80 अंश, 65 अंश, 70 अंश और 55 अंश, ये 55 अंक नहीं है, ये अंश दिया हुआ है, ये पाई चार्ट के आधार पर दिया हुआ है। तो ये सब मिला के अगर ये 540 से अगर इसको किया जाता है तो एक अंश बराबर बनता है इसका 1.5 अंक के, 1.5 अंक है। तो 1.5 अंक के लिए जो 105 अंक मिले हैं उसको 70 हिंदी में है, तो यहाँ हिंदी में लिया जाएगा। किस विषय में मिला उसको? हिंदी में। तो 70 है, 70 का जब 1.5 से गुणा करेंगे 70 इंटू 1.5 तो ये आ जाएगा 105। क्लियर हो गया होगा। अलका को गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक प्राप्त हुए? गणित में हिंदी से कितने अधिक हैं? तो गणित है 70, हिंदी 70 है और गणित 90 है, तो दोनों का डिफरेंस कितना है? 20 अंश। 20 अंश है तो 20 अंश में 30 अंक बन जाएंगे 1.5 के हिसाब से। ठीक है। जांच कीजिए क्या अंग्रेजी और हिंदी के प्राप्तांकों का योगफल विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में प्राप्तांकों के योगफल से कम है या अधिक है? तो जो हिंदी और अंग्रेजी के हैं वो 125 हैं और विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के 145 हैं। तो हिंदी और विज्ञान सामाजिक विज्ञान के विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के 145 हैं। तो ये हिंदी और अंग्रेजी वाले ये कम हैं। कितने कम हैं? 20 अंश। 20 अंश का हो गया 30 अंक कम है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे अगले पॉइंट के अंदर वृत्तारेख या पाईग्राफ को खींचना सिखाते हैं कि कैसे बनाया जाएगा इसको। नीचे दी गई सारणी में कक्षा 6 के बच्चों के स्कूल आने के उपयोग में लाए गए साधनों का विवरण दिया गया है। तो साधन कौन कौन से हैं? पैदल हैं, साइकिल है, रिक्शा है, मोटरसाइकिल, बस। और टोटल कितना है? 60 शिक्षार्थी, मतलब बच्चों की संख्या कितनी है? 18 पैदल चलने वाले, 10 साइकिल से, 8 रिक्शे से, 9 मोटरसाइकिल स्कूटर से और 15 बस से। टोटल बच्चे हो गए 60। अब इस वृत्त को संपूर्ण कोण 360 अंश त्रिज्य खंडों के केंद्रीय कोण 360 के भाग होंगे। अब ये आपको बनाना है। अब कैसे बनेगा इसको बनाते हैं। चलो, हम जो भी ये गोल बनाते हैं, गोल ये कितने अंश का होता है? ये होता है 360 अंश का। और क्यों होता है कि एक सीधी रेखा अगर आप खींचते हैं तो ये कितने का कोण हो जाती है? ये 180 अंश का हो जाती है। और जब 180 अंश का इधर है तो इधर भी 180 अंश ही होगा। दोनों मिलके कितना हो गया? 360 अंश का हो गया। हम 360 अंश के आधार पर किसी वृत्त की सारी गणना करते हैं। तो आगे ध्यान दीजिए इस पे। जो छात्र पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, समझने वाले होंगे, वो मेरे वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, अपने साथियों को भेजेंगे और पूरा समझेंगे। और आगे भी आने वाले सारे वीडियो देखेंगे। पहले और दूसरे अभ्यास के जो वीडियो हैं दूसरी इकाई के, वो सब हैं प्लेलिस्ट से जाके आप देख सकते हैं। तो देखिए, इस यातायात के विभिन्न साधनों को अपनाने वाले शिक्षार्थियों की संख्या त्रिज्य खंड के केंद्रीय कोणों का माप करना है। अब कैसे करना है कि इसका एक फॉर्मूला लगाया, त्रिज्य खंड के केंद्रीय कोण की माप। ये सूत्र याद रखना, विभिन्न साधन अपनाने वाले शिक्षार्थी और कुल शिक्षार्थी और गुणा 360 से करना है, तो आपको वो अंश निकल के आ जाएगा। तो देखिए, यातायात पैदल वाले हमारे छात्र कितने थे? 18। तो 18/60 करना है। साधन अपनाने वाले 18, कुल शिक्षार्थी 60 और मल्टीप्लाई करना है 360 थे। तो 18/60 किया तो आ गया 3/10। 6 से काटा 3 बार, 6 से काटा 10 बार, 3/10। अब कट नहीं सकता। अब इस 3/10 को 360 के साथ गुणा करना है, तो ये 108 अंश आ गया। तो जब आप
गोल बनाएंगे वृत्त तो उसमें 108 अंश दिखा सकते हैं। किसके लिए? पैदल वालों के लिए। इसी तरह साइकिल को 10 छात्र हैं तो 10/60 करेंगे तो 1/60 आ जाएगा, और 1/60 को जब 360 के साथ गुणा करेंगे तो ये 60% आ जाएगा, 60 अंश आ जाएगा। इसी आधार पर रिक्शा को कीजिए, स्कूटर मोटरसाइकिल को कीजिए और बस को कीजिए, और कुल योगफल इधर 60 है और इधर 360। आपका बिल्कुल बराबर सही फिक्स आ जाएगा। ये अभ्यास घर पे कीजिए। इतना अभी प्रश्नावली तक पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले भूमिका जरूरी होती है। ठीक है, जैसे खाना बनाते हैं तो उससे पहले बहुत सारी तैयारियां भी करनी होती हैं। स्कूल जाते हैं तो पहुंचने का टाइम 8 बजे का है, लेकिन आप घर से 6 बजे और 7 बजे तैयार होते हैं, नहाते धोते हैं, कपड़े पहनते हैं, कपड़े एक दिन पहले तैयार करके रखते हैं। उसी तरह से किसी पाठ को, चैप्टर को, अभ्यास को पढ़ने से पहले भी उसकी भूमिका को अगर ढंग से पढ़ लिया तो फिर आप कोई भी चीज मुश्किल नहीं रहेगी। जिस तरह से मैं आपको पढ़ा रहा हूं इस अभ्यास से पहले का पूरा मैटर, इस तरह से शायद कोई वीडियो आपने देखा होगा। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं मेरे वीडियो को देखकर बोर ना हो। इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको एक एक चीज खुद समझ आएगी। अब सुविधानुसार कोई एक त्रिज्या का वृत्त लीजिए और उसमें बनाइए। ये जितने जितने ये अंश ऊपर दिए हैं उतने अंश के कोण उस गोले में, उस वृत्त में बनाइए। ये काम आप खुद घर पे कीजिए। आगे चलते हैं। और जो आपने वृत्त तैयार किया वो बिल्कुल इस तरह का वृत्त तैयार हो जाएगा। ठीक है, 108 अंश पैदल वाला हो गया, 90 अंश बस वाला हो गया, 54 अंश का मोटरसाइकिल स्कूटर, 48 अंश रिक्शा से, 60 अंश साइकिल का है। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। फिर एक प्रयास करना है, फिर एक दूसरा सवाल आ गया आपके लिए। निम्नांकित सारणी से किसी परिवार का मासिक बजट प्रस्तुत किया गया। इसमें महत्वपूर्ण मदों पर किए जाने वाले व्यय का प्रतिशत दिया गया है। इनको देखिए, मकान का किराया है, व्यय का प्रतिशत 15 है, भोजन पे 45, वस्त्र पे इतना और कुल मिला के 100 है नीचे। इसको आसानी से थोड़ा सा समझिए। संपूर्ण भाग कितना है? 15/100। 100% से लेते हैं हम कोई चीज तो 15/100 करेंगे। जैसे पिछले वाले में किया है वही सेम काम इधर करना है। थोड़ी सी संख्याएं और तरीका बदल गया है। 15/100, 15/100 को जब 360 के साथ गुणा करेंगे तो 54% आ गया। 54 अंश आ गया इसका। दूसरा है 45 का 45/100 और इसको भी 360 के साथ गुणा करेंगे तो 162 अंश आ जाएगा। इसी तरह से 15 को 10 को आप करेंगे और यहाँ पे जो आंसर निकल के आएगा उस सारे आंसर का टोटल 360 अंश होगा। ठीक है, तो इतना सब कीजिए और इसके बाद फिर एक पाई चार्ट खुद तैयार कीजिए इस तरह का, और उसमें पाई ग्राफ द्वारा प्रदर्शित किया गया सबसे बड़ा त्रिज्यखंड किस मद के लिए है, और ये सारे क्वेश्चंस के जवाब आप अपनी किताब में बनाइए और लीजिए। मैं उम्मीद करता हूं ये सारा समझ आ रहा होगा। इसके बाद जब आप इसका त्रिज्यखंड बनाएंगे तो ये इस तरह से आपके सामने तैयार हो जाएगा, और ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं इन सभी का आप आंसर अपने आप देंगे। इसीलिए मैंने इतनी देर से मेहनत की है। चलिए आगे। अब आते हैं अभ्यास 3A पर। इतनी देर जो मेहनत की है वो सिर्फ इसलिए की है कि इन सारे सवालों को आप खुद हल कर सको। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी कक्षा की वार्षिक परीक्षा के 60 विद्यार्थियों के परिणाम पाई ग्राफ पर निरूपित हैं। चित्र देखकर बताइए। अब क्या क्या बताना है, पहले पाई चार्ट को समझिएगा। ये आधा जो हिस्सा गया 180 अंश द्वितीय श्रेणी के लिए, तृतीय श्रेणी को 90 अंश, प्रथम श्रेणी को 60 अंश, अनुत्तीर्ण हो गए 30 अंश। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए आप इसी के आधार पर। सबसे अधिक शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए? तो सबसे अधिक आपको दिख रहा है द्वितीय श्रेणी के, तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे अधिक द्वितीय श्रेणी के शिक्षार्थी उत्तीर्ण हुए। बिल्कुल क्लियर। सबसे कम शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए? सबसे कम कहाँ है साहब? प्रथम श्रेणी के हैं। ये तो अनुत्तीर्ण है। वो क्या पूछ रहा है आपको? उत्तीर्ण हुए। अनुत्तीर्ण पर मत जाना, सबसे छोटा है ये प्रथम श्रेणी वाले 60 हैं और तृतीय श्रेणी वाले 90 अंश हैं। अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है? अनुत्तीर्ण शिक्षार्थी कितने हैं? 30 अंश। और
प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के शिक्षार्थियों की संख्या में अनुपात क्या है? तो इसका अनुपात देखिए, तीसरे वाले क्वेश्चन को देखिएगा। अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या, अनुत्तीर्ण शिक्षार्थी कितने हैं मैं यहीं पे कर दे रहा हूं, 30 अंश हैं। ये 30 अंश हो गए। और अभी जो हमने फॉर्मूला लगाया था 30 अंश का 360 के साथ और मल्टीप्लाई बाई 60, क्योंकि ये 60 छात्र हैं टोटल, तो टोटल 60 हैं, तो इनको 1 0 से 1 0, 6 से 6 बार और 6 पंजे 30, तो आंसर आ जाएगा 5 छात्र फेल हुए। यहां पर अभी जैसे करवाया था वैसे ही देखिए। चौथा सवाल देखिए इसका, प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी के उत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्याओं में अनुपात कितना होगा? प्रथम और द्वितीय, तो प्रथम वाले कितने हैं 60 और द्वितीय वाले कितने हैं 180, सॉरी हाँ द्वितीय वाले 180, तो 60 और 180, अगर 0 से 0 और 6 से 3 बार या 60 से 3 बार कैसे भी कर दीजिए, बराबर 1/3 बराबर 1 बराबर 1:3 इसका आंसर आ गया। 20 मिनट की मेहनत करने के बाद अब मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको पहला सवाल बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आपको इसीलिए समझ नहीं आते क्योंकि आपको समझाया नहीं जाता है। अब मैं पूरा मैथ आपको 7th क्लास का बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है और आगे भी आपको सारी वीडियो समय पर मिलते रहेंगे। इंग्लिश के भी वीडियो हैं, हिंदी के भी वीडियो हैं, एसएसटी के भी वीडियो हैं, सभी तरह के वीडियो हैं। सबको क्रम वाइज देखिएगा, आसानी से घर पर एंजॉय कीजिए पढ़ाई का। दूसरा क्वेश्चन देखिए, भारत के किसी शहर में तेज गति और यातायात नियमों का पालन न करने के कारण विभिन्न साधनों से यात्रा कर रहे दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की प्रतिशत दरों का पाईग्राफ निम्नवत है। पेज नंबर अगले पे आ जाइए 80 पर। बड़े आराम से इस ग्राफ को समझिएगा। पैदल चलने वाले लोग 144 अंश, मोटरसाइकिल वाले 90 अंश, साइकिल वाले 36 अंश, बस वाले 54 अंश और कार वाले 36 अंश हैं। अब इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं जी, ये दिए गए हैं सब यहाँ पर। अब इनके उत्तर कैसे देने हैं देखिए। सबसे अधिक घायल होने वाले व्यक्ति किस प्रकार यात्रा कर रहे थे? सबसे अधिक घायल होने वाले, तो सबसे अधिक वाला तो चार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है, सबसे अधिक वाले पैदल हैं, तो ये पैदल वाले, ठीक। दूसरा है साइकिल से यात्रा करने वाले कितने प्रतिशत व्यक्ति घायल हुए? अब साइकिल से जो यात्रा कर रहे थे वो साइकिल वाले कितने हैं 36 अंश। अब 36 अंश वालों को देखिए जरा सा, तो साइकिल वालों का पूछा गया है 36, तो देखिए इसको कैसे करना है। तो हमारे पास कुल कितने हैं, कुल हैं हमारे पास 360 और साइकिल वाले हैं हमारे पास 10 अंश, और 10 अंश वालों को अगर आप लेंगे तो कुल यात्री हैं 360 और साइकिल वाले हैं हमारे पास 36। तो इसको हम इस तरह से करेंगे कि 36 गुणा 100/360, ठीक है। ये इधर 0 से 0 गया और 36 से 36 गया, ठीक है। अब बचा आपके पास 10, तो ये हमारे पास 10 आ गए। 10% लोग यात्रा कर रहे थे, कैसे? साइकिल से। दूसरा सवाल हुआ। तीसरा देखिए, मोटरसाइकिल से यात्रा करने वाले कुल प्रतिशत व्यक्ति घायल हुए, तो मोटरसाइकिल से कितने प्रतिशत घायल होंगे? तो मोटरसाइकिल वाले कहाँ हैं, ये रहे 90, तो 90 वाले को क्या करना है देखिए, इनको 90 गुणा 100/360, तो कितना हो जाएगा इसका, 0 से 0 गया और इधर को 100 और इधर 36 और 9, तो 9 से ये 4 बार, 4 से ये 25 बार, तो बराबर हो गए 25% लोग। क्लियर है? चलिए आगे। पैदल और कार यात्रियों के घायल होने की प्रतिशतता कितनी है? अब पैदल और घायल वालों को देखते हैं। तो हमारे पास चार्ट के अनुसार पैदल वाले कितने हैं 144 और
कार वाले कितने हैं 36। अब दोनों का अंतर देखते हैं। फिर उसी तरीके से 144 बटे 360 गुणा 100, इधर भी शून्य से शून्य गया, और ये 36 से इसको करेंगे 4 बार, तो 10 4 40 हो जाएगा। ये 40% आ गया। अब आता है दूसरा वाला कार के द्वारा। कार से हैं हमारे 36 बटे 360 गुणा 100, तो ये 10 बार गया इससे, और 10 से ये 10 बार गया, तो बराबर आ गया 10%। और दोनों का जो टोटल आ जाएगा वो 40% प्लस 10% बराबर 50%। ये इसका आंसर रहेगा। इसको अपने तरीके से अपनी कॉपी में जैसे आपके टीचर कराते हैं वैसे तरह से कर लीजिएगा। विभिन्न यात्रा साधनों से घायल होने वाले व्यक्तियों की कुल प्रतिशत संख्या विभिन्न से कितनी हो जाएगी? विभिन्न का मतलब है, विभिन्न से मतलब है कि जो पैदल हैं उनको तो छोड़ देना है, लेकिन साधन तो इनके पास है, चारों के पास। इनके पास तो कोई साधन ही नहीं है, तो पैदल हैं बेचारे। तो ये इन चारों का टोटल कीजिए तो आपको आंसर आ जाएगा। 4 का टोटल कैसे करना है? 90 प्लस 36 प्लस 54 प्लस 36, तो इनका टोटल आ जाएगा। जो भी होगा वो उस आधार पे आप इसको कर सकते हैं। तो जो विभिन्न साधनों के द्वारा जो कर रहे हैं, ये कार से हैं, बस से हैं, साइकिल से हैं, मोटरसाइकिल से हैं। तो मैंने चारों को लिखा है। और अभी अभी हमने जो प्रतिशत निकाला था, कार का 10 था, बस का 15 था, साइकिल का 10% था और मोटरसाइकिल का 25% था। और इन सबको अगर आप जोड़ेंगे तो ये 60 आंसर आ जाएगा इसका। तो ये 60% लोग इधर से हो जाते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर अब देखते हैं। इसका तीसरा प्रश्न, पंचायत भवन के प्रांगण में वृत्ताकार क्षेत्र में फूलों के पौधे लगे हैं। इसमें आधे क्षेत्र में गुलाबी और 1/3 क्षेत्र में गेंदा और शेष में डहेलिया के पौधे हैं। इसको पाई ग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। बहुत ही सरल है। इसको देखो इस तरह से करना है। देखो इसको इस तरह से देखिए, आधे में गुलाब कर दिया। आधे का मतलब 360 से 180 अंश में गुलाब हो गया। तिहाई का मतलब 1/3, ये 360 होता है तो 360 का 1/3 कितना होगा? 120 अंश। 120 अंश में गेंदा कर दिया। बचा है उसमें डहेलिया कर दिया। बचा कितना है? 60 अंश। तो ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व कीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन 4 को देखिए। किसी समूह में कुल 36 शिक्षार्थी हैं। उनकी पसंद के गुलाब के रंग के आधार पर पाई ग्राफ बनाया गया है। पाई ग्राफ देखकर अलग अलग रंग पसंद करने वाले शिक्षार्थियों की संख्या सारणी में लिखिए। तो पाई ग्राफ को देख लीजिए। ये पसंद करने वाले छात्र हैं 180 अंश, 120 और 60। अब इनकी संख्या लिखनी है उधर से। कितने विद्यार्थी हैं? कुल 36। इसे आपको आपकी बुक में ही ये स्पेस बना हुआ है, इसमें भी भर सकते हैं, कॉपी में तो करना ही है। तो जो नीला रंग है वो 180 अंश के लिए, सफेद वाला है वो 60 अंश के लिए, हल्का नीला है वो 120 अंश के लिए है। तो इनको कैसे निकालेंगे? इसको देखिए निकालने का तरीका। फॉर्मूला वही चलेगा जो चल रहा था, 180 अपॉन 360 और गुणा 36। कुल संख्या से इसको भाग देना है। तो 36 से गया ये 10 बार और 10 से ये गया 18 बार, तो बराबर आ गया 18। तो अब आपको 180 अंश वाले में यहाँ पे 18 लिखना है। उसी तरह से जब आप इसको हल करेंगे सेम यही कंडीशन से, तो इसमें 6 आ जाएगा और इसमें 12 आ जाएगा। 12 और 6 18 और 18 18 36 का इसका टोटल आ गया। और ये 36 ही हमारे पास विद्यार्थी थे। तो इस पाई चार्ट में भी आप लिख सकते हैं कि 18 छात्र यहाँ पर हैं, 6 छात्र यहाँ पर हैं और 12 छात्र यहाँ पर हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। अगले प्रश्न को देखिए। ये मत सोचना कि सवाल सर शॉर्ट में करा रहे हैं। शॉर्ट में नहीं, ये सवाल हैं ही इतने,
हल्के से नाजुक से अपनी किताब में, बुक में आप अपनी अच्छी तरह से कर लीजिए। आगे वाली सभी प्रश्न आपको पूरी डिटेल के साथ मिलेंगे। ये तो बहुत सरल है, ऐसे ही हो जाएंगे। किसी संकुल के 4 विद्यालय हैं, उनके कक्षा 7 के विद्यार्थी हैं, उनके गणित क्विज आयोजन हुआ और उनके अंक इस प्रकार हैं। ABCD विद्यालयों के नाम हैं और उनके अंक हैं 20, 25, 30 और 15। तो A विद्यालय को 20, B को 25 और C को 30 और D को 15। अब इनके पाई ग्राफ बनाना है। इनका पाई ग्राफ कैसे बनेगा देखिए। तो देखिए, जब आप इसका टोटल करेंगे 20 प्लस 25 प्लस 30 प्लस 15, तो ये हो जाएगा 90 और 360 का पूरा वृत्त बनता है और 90 से अगर आप डिवाइड करते हैं तो ये 4 अंश आ गया। मतलब 1 पॉइंट बराबर 4 अंश के है। और 4 अंश के होने का मतलब है कि जैसे पहला वाला है ये 20, तो 20 को हम 4 से गुणा करेंगे। 1 अंश बराबर 4 का है, तो इनके 1 अंक जो है ये अंश में जाएंगे तो 4 के बराबर हो जाएंगे। तो 80 इसका आ जाएगा और 100 इसका आ जाएगा, 120 इसका आ जाएगा 4 से गुणा करने पर, और 60 इसका आ जाएगा। और इसका जो फिर चार्ट बनेगा उस पाई ग्राफ को भी देखिए, मैं ऐसे ही बना दे रहा हूं, आपको अपनी प्रकार से बनाना है उसमें। और ये एक इधर एक 80 अंश का हो जाएगा, यहां तक होता है 90 का, तो इसको यहां से लीजिए। आप अपने चांदे के हिसाब से बनाइए। 100 का इधर हो जाएगा और दूसरी चीज 60 का इधर को हो जाएगा और बच्चा 120 का इधर। 120 और 60 बराबर 180 अंश, ये यहाँ पे हो गया। 100 और 80 बराबर 180 अंश, ये हो गया। और दोनों को मिला दिया जाए तो 360 अंश ये होगा। इसका मतलब आपका चार्ट सही है। तो 80 अंश का कर दीजिए। तो इसको A ग्रुप, B ग्रुप, C ग्रुप और D ग्रुप, ये 4 विद्यालय इस तरह से हो जाएंगे। आप आराम से थोड़ा सा समझिएगा, आराम से मस्ती से हंसते हंसते पढ़िएगा। मैथ को बिल्कुल आसान बनाने का मेरा लक्ष्य है। जो वीडियो लास्ट तक देख रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने मित्रों तक भी शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप के स्टेटस पर भी लगाइए। अच्छी चीज जानी चाहिए, बटनी चाहिए, ताकि आपके साथी लोग भ्रमित ना हो। टेलीविजन के विभिन्न ब्रांडों को क्रय करने वाले ग्राहकों की संख्या निम्नवत है। तो ये ब्रांड है ABCDE, संख्या इनकी ये है 40, 20, 15, 15, 10। तो अब इनको उसी तरह से जैसे अभी बनाया था उसी तरह से फिर वही काम करना है। तो इनको 40, 20, 60 और 30, 90 और 10, 100 है इनका। तो 100 को जब हम टोटल करेंगे तो 100 के हिसाब से इनका आगे कैलकुलेशन करना है। तो जैसे A वाला है तो A पार्ट के लिए हम करेंगे इसका कैलकुलेशन। पहला है 40 और टोटल है इनका 100 और इंटू करेंगे इनका 360। तो 360 को करेंगे तो 1 0 से इसका 0, 1 0 से इसका 0, तो ये आ गया बराबर 144 का कोण हो गया इनका। उसी तरह से B का करेंगे। B का कितना है 20, और 20 को करने के लिए 20 बटे 100 गुणा 360, तो ये 1 0 से इसका 1 0, 1 0 बराबर आ गया 72। तो ये आ गया 72 का। उसी तरह से CDD को करेंगे तो इनका आ जाएगा, C का निकालेंगे तो 15/100 इंटू 360, तो इसका भी 1 0 से 1 0 किया। 15 को 3 से, इसको 2 से, 2 से ये 18 बार और 18 3 54, 54 इसका आ गया, 54 इसका आ जाएगा। और उसी तरह 36 इसका आ जाएगा। अब इसका भी अगर आप बनाएंगे, ऐसे खेल खेल में पढ़ा करिए, जरूरी नहीं है कि उसमें ड्रामे किए जाएं कि चांदे प्रकार, पेन पेंसिल। जब आप रफ पे एक बार बना लेंगे फिर आप आसानी से इसको समझ आ जाना चाहिए। कंसेप्ट क्लियर होगा तो सब समझ आ जाएंगे। ये 144 वाला हो गया जी, A ग्रुप पहला वाला जो भी आपको समझाया था। दूसरा B वाला हमने निकाला था 72 का, तो ये 72 का B हो गया। C को निकालेंगे, यहाँ 54 अंश का बना देना इसको, ये C ग्रुप हो गया। D वाला भी 54 अंश का है जी, इसको भी ऐसे बना दीजिए। बचा 36 का, ये E वाला ग्रुप हो गया।
तो इस तरह से आप बनाएंगे। पूरी प्रश्नावली के 6 सवाल आपके सामने ज्यों के त्यों कर दिए हैं। आराम से वीडियो को देखिए, समझिए, शेयर कीजिए। और इसी तरह मैं अगला भी यही पूरा एक एक चीज समझा के बता के पढ़ाऊंगा। सबसे अलग पढ़ा रहा हूं, उस चीज का मतलब है कि आप इस सवालों को खुद कर सको। इस प्रश्नावली को कम से कम 2 बार करेंगे और मुझे कमेंट करके बताएंगे। आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूं आप मेरी बात बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और अगले वीडियो का मेरा उस पर भी पहुंचिए। ठीक है, मिलते हैं फिर आपको। धन्यवाद।